Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग Good morning. सर। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे। क्या चीज? अबे गधा, तुमको हमें शायद पे बर्थडे दिखता है। वेट करना, 2-3 मिनट वेट करो।
चलो हम लोग पिछले क्लास में ओजोन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और एक चीज आप लोगों का क्या कहते हैं, एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जहाँ तक है ऑब्जेक्टिव होगा, 2 अगस्त से आपका मिड टर्म एग्जाम है 12th का, ठीक है। तो इसलिए उसका थोड़ा तैयारी आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम जो है आपका जो होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। उसका सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। उसका कहाँ तक सिलेबस आएगा, लेकिन जहां तक पढ़े पूरा रिवीजन भी करो, और आप लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में ग्रुप 15, 16 इस सब का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लो। मेटलर्जी का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मॉड्यूल का, खास करके कम से कम एक्सरसाइज 1। बाकी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 भी करना है, लेकिन कम से कम 1 जरूर करो और 3-4 बार करो, ठीक है। 3-4 बार करने में कोई ज्यादा टाइम आपका यूज नहीं होगा, आप आराम से 3-4 बार उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए 3-4 बार उसको सॉल्व करो तो क्या होगा, उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको क्या होगा, बहुत सारे याद हो जाएंगे, थ्योरी याद हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी का बहुत सारे पार्ट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और थ्योरी बैठ कर के याद नहीं करना है एक तरफ से। थ्योरी को देखो, एक बार पढ़ लिए, एक पेज पढ़े, फिर उसको क्या करना है, उसको बंद करके फिर सोचेंगे क्या क्या पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक पेज पढ़े, फिर बंद किए, फिर सोचे क्या पढ़े, फिर एक पेज पढ़े, फिर उसको पढ़ लिए, फिर उसको बंद करके सोचेंगे क्या क्या पढ़े। इस तरह से 2-3 पेज पढ़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, स्टार्टिंग से मन में सोचेंगे क्या क्या पढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे, एक बार क्या करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर उसको मिलाएंगे, क्या गलत है क्या सही है। जहाँ पे गलत है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है ज्यादा, जहाँ पे सही है तो ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर लाइन में हमने दिखाया, जो चीज दिखाया उसी को एज इट इज लैंग्वेज याद करना, ऐसा नहीं। उसका कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, ना कि लाइन बाय लाइन आपका सेम हो, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान देना बच्चे, और थोड़ा सा मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। इस बार टेस्ट में मैंने देखा, जहां तक हमें जो पता चला, कि रिजल्ट पहले से थोड़ा सुधार हुआ है आप लोगों का, ठीक है। मतलब पहले से थोड़ा बेटर है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा और आप लोगों ने अगर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सुधार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है सबसे आसान है, ठीक। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, दूसरा मोबाइल स्टार्ट लगा दो। सर ये 2 अगस्त को एग्जाम है तो उसका पोर्शन कब मिलेगा सर बताओ। क्वेश्चन पोर्शन पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा वो जल्दी हाँ आपको हाँ वो तुरंत ही एक, मतलब इस वीक तक मैं आपको एक बार मैं पूछ लूंगा मैम से, ठीक है। जल्दी बता। और उसमें एक चीज ध्यान रखना, ले साइंस और आपका दोनों का एग्जाम साथ में होगा, ठीक है। दोनों का पेपर सेम होगा ज्यादा नहीं, ठीक है। इसलिए नाक मत कटाना हम लोग का, ले साइंस वाले से आप लोगों का बहुत ही ज्यादा नंबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग, सर पेपर आप ही निकाल रहे क्या? नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? आप नहीं बताएंगे? मैं क्यों बनाऊंगा, वो आपका आप नहीं बताएंगे तो कौन बन बताएगा? के, ठीक है। इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान देना, गलती मत करना। तो उसको देख के बोलो कि आंसर अप्लाई करे। हाँ क्या बोला रे साहिल?
1 minute 1 minute। और आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन ही होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, कॉपी करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि 2 अगस्त से आपका प्रॉपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, बोलो बोलो बोलो। नेसेंट क्या लिखा थे? नेसेंट ऑक्सीजन। नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन में कहाँ तक क्या पढ़ा है, तो क्या बताओगे तब ना। केमिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे थे। हाँ, उसमें क्या लिखा था थोड़ा बता दो। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में हम लोग लिख ले होंगे ऑल्सो डिकम्पोज टू कीप नेसेंट ऑक्सीजन, ये लिखे थे। बता दो। यस सर। उसमें नेसेंट ऑक्सीजन के, अच्छा चलो उस पर अब लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ oxidizing power of O3 is oxidizing power of O3 is weaker than oxidizing power of O3 is weaker than F2. O3 is weaker than F2. F2 ठीक है, but greater than, सर एक बार फिर से रिपीट। फिर से ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ O2 is sorry, oxidizing power of O3 का पढ़ रहे हैं ना, O3 is weaker than F2. Oxidizing power of O3 is weaker than F2, but greater than H2O2 and KMnO4. ठीक है, but greater than, लिख लिया। जैसे क्या होता है K2MnO4, अगर आप इसको रिएक्शन कराओ जोन से, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसमें KMnO4, और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें KMnO4 प्लस KOH प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस करना, सबसे पहले बैलेंस करते थे मैग्नीज को, मैग्नीज बैलेंस हो गया, एक दो के बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन यहाँ है। अच्छा यहाँ पे क्या कर दे, हाफ लगा दे, है ना, हाफ H2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 4 प्लस 3 7.5, इधर क्या है 4 प्लस 1 5 प्लस 2
2 यानी कितना हो जाएगा 5/2। सही है ना? चेक करो तो 4 + 1 5 + 2.5 4 + 1 5 + 2.5 7.5। यस, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? ये 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, चेक कर लो सही है ना? 5 दूनी 10 2 12 4 दूनी 8 6 गड़बड़ लग रहा है। 4 दूनी 8 2 10 10 20 हो गया 6 8 6 14 नहीं गड़बड़ है रुको 4 दूनी 8 2 10 4 दूनी 8 15 ही होना चाहिए था ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 + 8 कितना हो गया 10 6 + 8 14 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो फिर भी 5/2 आ रहा है, गलत है कहीं पे। चार दूनी 8 कहीं गलत होगा। 1 मिनट का गड़बड़ हो 2 3 8 9 10 सही है, मिला लोगे? सही है ना? बैलेंस है ना? यहाँ देखो ऑक्सीजन 8 1 3 8 1 9 3 12। यहाँ पे 8 2 2 8 2 10 2 12 के बराबर Mn बराबर O बराबर हो गया H कितना 2 बराबर। बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो लिख लिए ना? तो ये क्या कर रहा है KMnO4 को क्या करेगा K2MnO4 को ऑक्सीडाइज करेगा। यानी KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है ज्यादा है, इसलिए क्या कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन देखोगे आप लोग अपने एनसीईआरटी में पेज नंबर क्या है 191, उसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन देखोगे। ठीक है, तो लिखोगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें, when ozone react with an excess of potassium iodide, when ozone react with an excess of potassium iodide solution, ठीक है लिख लिए, when ozone react with an excess of potassium iodide solution, when ozone react with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer,
बफर विथ अ बोरेट बफर, पीएच लिख लेना 9.2, ब्रैकेट में पीएच लिख लेना 9.2। सर रिपीट। हाँ, लास्ट पैराग्राफ, एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ, एनसीईआरटी के 191 पेज का लास्ट पैराग्राफ। When ozone react with an excess of potassium iodide solution, buffer with borate buffer, pH ब्रैकेट में pH 9.2, ठीक है। इसमें लिखोगे आगे, iodine is liberate ठीक है। iodine is liberate which can be treated against लिख लोगे, which can be treated against, सर वो टाइट्रेटेड है। titrated against, which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate, ठीक है। आगे लिख लेना इसको, दिस इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर estimating O3 gas। ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट को हम यूज करते हैं डबल टाइट्रेशन में, ठीक है। आयोडीन क्या करता है, उसमें एक्चुअल में इक्विलिब्रियम बना लेता है, मतलब उसमें बफर सॉल्यूशन बना लेता है। बफर का क्या होता है कि वो साल्ट पे भी बफर, आप लोग उसमें पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो क्या होता है साल्ट के साथ भी बॉन्ड, साल्ट के भी उसमें प्रेजेंट होता है, प्लस एसिडिक वीक एसिड बेल वाले पार्ट भी क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है बफर बनते हैं। बफर का हम लोग बफर से क्या होता है कि बफर का एग्जैक्ट वैल्यू हम उससे क्या करते हैं कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डबल टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं आयोडीन को I- से I2 में रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें इसका O3 का कितना हमने उसको ऑक्सीडाइज किया वो चीज हमें, ठीक है, O3 जो है कितना कन्वर्ट हुआ O2 में वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। कितना इसका O3 का कंसंट्रेशन है वो चीज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं O3 का रिडक्शन होगा, तो O3 का रिडक्शन हुआ तो वो कितना कन्वर्ट हुआ ये हम लोग कैसे पता चल करते हैं, थ्रू डबल टाइट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डबल टाइट्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं डबल टाइट्रेशन, ठीक है। लिख लोगे, उसके आगे लिखोगे। अब हम लोग O3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। O3 का, या इसमें देखो नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले रिएक्शन, लिख लोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड
नाइट्रोजन ऑक्साइड combined with nitrogen oxide combine very rapidly with nitrogen oxide combine very rapidly with ozone. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विथ रैपिडली विथ ओजोन। तो एक्चुअल में क्या होता है, जेट एयरवेज में क्या होता है कि उसमें आप लोग देखे होंगे जो लड़ाकू विमान होता है वो क्या होता है, काफी हाई स्पीड होते हैं। उसमें हाई स्पीड होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एयर को पहले से उसमें ऐड करके रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करके रखते हैं। तो जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो क्या होता है, वहां पे उसके जो थ्रस्ट जहाँ पे आप लोग देखते होंगे पीछे जो थ्रस्ट फोर्स जो लगता है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर काफी हाई होता है। ठीक है, हायर थ्रस्ट होने के कारण वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर काफी हाई होते हैं। टेम्परेचर हाई होने पे क्या होता है, हम लोग को मालूम है नाइट्रोजन क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है ना। नाइट्रोजन क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस भी क्या करेगा, रिएक्शन करता है। तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन से रिएक्शन करके हायर ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होते हैं। नेक्स्ट, फ्लोराइड के कारण भी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो वही चीज आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रैपिडली रिएक्शन किससे कर लेता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन से। ठीक है, आगे लिख लेना, इसमें लिख लोगे, कोई रिएक्शन लिख लो, दिया हुआ जो है NO+O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2+O2 गैस। ठीक है, आगे लिख लेना, नेक्स्ट लाइन जो लिखा हुआ, अनदर थ्रेट टू दिस ओजोन लेयर इज, another threat to this ozone layer is probably another threat to this ozone layer is probably posed by the uses of pharaons फेरॉन्स हम लोग किसमें, रेफ्रिजरेटर में पहले यूज करते थे। इसका कॉस्ट क्या होता था, कम पड़ता था, जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग वाला जो पार्ट होता है, जो कूलिंग वाला जो हमने बताया था आप लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं काफी लो टेम्परेचर ले जाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज करते थे, है ना, आपको बताया थे। उसी प्रकार क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो बाहर और अंदर से जो कनेक्ट होता है उसमें जो एयर मतलब गैस जो फिलअप होता है, पहले क्या होता था, फेरॉन गैस यूज होते थे, जिसमें क्या होता था, फ्लोराइड जो क्या करते थे, इस ओजोन लेयर को डिकम्पोज करता था। ठीक है, ओजोन लेयर को क्या करता था, कम करता था। इसके कारण क्या होता है कि अब जो है उस पे क्या लग गया, बैल लग गया है। ठीक है, इसलिए अब उसमें फेरॉन गैस यूज नहीं होता है। ठीक है, पहले पुराने जो एसी होंगे उसमें क्या होता था, फेरॉन गैस यूज होता था, जो विंडो एसी खास करके जो था। ठीक है, तो लिख लोगे यूजेस ऑफ फेरॉन्स। ठीक है, आगे लिखना। अब हम लोग इसका O3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ O3 लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ O3। O3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, O डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, O डबल बॉन्ड O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर था, एक लोन पेयर क्या करेगा, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर देगा। यहाँ पे बचेगा कितने, 1 लोन पेयर। ठीक है, इसको हम अगर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड पे क्या आता है, निगेटिव, टेल पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव सिग्मा पाई
है ना। तो निगेटिव पाई कंजुगेशन है, रिजोनेंस होगा, ये इधर से इधर ओपन होगा, ये यहाँ से यहाँ ओपन हो जाएगा। जब ये इधर से इधर ओपन हुआ तो क्या बना, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये इधर से इधर ओपन हो गया तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये इधर से इधर यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ पे माइनस। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। तो देखो इसके टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आए, 2 ना। एक ये और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सब चीज क्या है, सेम ही है ना। बोलो बोलो, यहाँ पे भी क्या है, ओ पे प्लस ओ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या है, ओ पे माइनस ओ पे प्लस। केवल ऑक्सीजन एटम चेंज है, बट दोनों ऑक्सीजन क्या है, सेम ही एटम है। ये भी O16, ये भी O16 है या नहीं। देखो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह लाई कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा बच्चे बताओ, बोलो। 1.5 1 प्लस एक बॉन्ड क्या हो रहा है, 2 जगह, एक डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ भी लाई कर रहा है और यहाँ भी लाई कर रहा है ना। एक डबल बॉन्ड कितना है, 2 जगह, तो 1/2। एक तो क्या है, फिक्स है, और एक क्या हो रहा है, 2 जगह लाई कर रहा है, तो एक जगह कितने लाई करेंगे, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1.5। दोनों क्या है, आइडेंटिकल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह इक्वली लाई कर रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो बॉन्ड लेंथ क्या लिखोगे, इक्वल। इक्वल, ठीक है। देख लो आपके जो वो पैराग्राफ है लास्ट वाले में, यही सब चीज दिया हुआ है ना, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, लिख लिए। किसी को इसमें दिक्कत है तो पहले बोलो, एनीवन। देखो H2O2 KMnO4 वाले सेंटेंस में हमने ये लिखाया था कि O3 क्या होता है, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंपेयर H2 से, और बट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन H2O2 एंड KMnO4, बट स्ट्रॉन्गर देन H2O2 एंड KMnO4। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट।
सर बॉन्ड ऑर्डर रिपीट प्लीज। ओके, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम कितना है, देखो एक बॉन्ड क्या है, फिक्स है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। एक बॉन्ड क्या कर रहा है, दो जगह लाइक कर रहा है, तो एक जगह कितना लाइक करेगा, 1/2 ई ना। तो 1 तो पहले से फिक्स है और 1/2 क्या हो रहा है, ड्यू टू रिजोनेंस के कारण। तो टोटल कितना आ गया, 1.5। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आइडेंटिकल रिजोनेंस स्ट्रक्चर बने, आइडेंटिकल रिजोनेंस स्ट्रक्चर बने, तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, जितना एक बॉन्ड क्या होगा, फिक्स होगा, और एक बॉन्ड क्या होगा, कितने जगह रिजोनेंस हो रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ रहा है, उसमें डिवाइड करके ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एक दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो 1 क्या है, फिक्स, तो 1 प्लस कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2, तो 1/2 ऐड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से इधर ओपन होगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो रिजोनेंस कराने के बाद क्या हो जाएगा, ये CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। फिर क्या होगा, ये इधर से इधर ओपन होगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, क्या बनेगा, CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। और कोई बन सकता है, नहीं, है ना। इस ऑक्सीजन में हो गया डबल बॉन्ड, इसमें भी है यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड, 3 अलग अलग बने थे। कितने बने, ये 1 2 और 3, तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने इसके, 3, और ऑल 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस, मैंने क्या बोला, 1 प्लस कितने बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, 1 डिवाइड बाय उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने यहाँ पे, 1, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3, तो 1 डिवाइड बाय 3। समझ में आया। आपको क्या देखना है बच्चे, सबसे पहले अगर आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा हो, ठीक है, तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो 1 प्लस कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, एक ही है ना, देखो एक, इसमें भी एक, इसमें भी, सब में एक क्या है, एक है। कितने डबल बॉन्ड है, एक, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, 3, तो 1 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ गया, 1 प्लस 1/3। समझ में आया, बोलो। चलो एक और देखते हैं किसी का, जो कि आगे आएगा ही, ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है, ClO4 माइनस, इसमें सब लोग निकाल के बताओगे कितने होंगे, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, प्रियांशु गलत है, सब लोग निकालोगे, हर बार नहीं करना है। सार्थक गलत है,
हड़बड़ाना नहीं है। शशांक गलत है, राज गलत है, प्रियांशु गलत है, कनक गलत है, प्रेम गलत है। मैंने क्या बोला उसको तो देखो, सबका गलत है। हाँ, सचिन यादव सही है आपका, बाकी सब बच्चे का गलत है। ये गलत है, सार्थक अभी भी गलत है। पलक गलत है बच्चे, श्रेयस गलत है। थोड़ा देखो मैंने क्या बोला। प्रेम गलत है, प्रियांशु तुम्हारा तो 100% गलत है, कनक गलत है, सार्थक अभी भी गलत है, शशांक गलत है। मैंने देखो क्या बोला इसमें, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। सर आंसर बताओ ना। गलत है, अभी भी गलत है सबका। देखो कितने नंबर ऑफ रिजोनेटिंग आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आइडेंटिकल नहीं बनेगा तो ये लागू नहीं होगा। साहिल सही है, श्रेया गलत है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो टोटल कितने बने 3। तो हम क्या करेंगे, जानकी सही है कि कितने पहले से बॉन्ड है, 1 क्या है फिक्स है, और कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है 1। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आया 3। तो जितना डबल बॉन्ड डिवाइड बाय क्या बोला था 3, तो 1 + 1/3। श्रेया गलत है बच्चे, ठीक है। कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और कितना डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिवाइड बाय रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 1 + नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। गलत है। अब पलक सही है आपका, प्रियांशु गलत है, कनक अब सही है, सार्थक सही है, प्रियांशु गलत है बच्चे, थोड़ा सही करो। बाकी बच्चे अच्छा, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने टोटल 4 बने ना। ये यहाँ से यहाँ ओपन होगा, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से क्या हो गए 4 डिफरेंट बनेंगे। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ गया इसका 4। हमने क्या बोला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, क्या बोला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + नंबर ऑफ पाइवोट कितने हैं 1 2 3। जो रिजोनेंस में भाग ले रहा है, बाकी तो जो रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। जो रिजोनेंस में भाग रहा है 1 2 3, तीनों भाग ले रहा है, तो 1 + 3। कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, तो 1 + 3/4 कितना हो गया 1.75। तो इस चीज को ध्यान रखना कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नंबर मेन क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे देखो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच नंबर ऑफ कितने बॉन्ड होंगे, एक तो क्या है फिक्स है, सब में फिक्स है एक एक बॉन्ड, लेकिन 3 बॉन्ड क्या हो रहा है 4 जगह लाई कर रहा है, एक जगह कितने लाई करेंगे 3/4 है ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा 1 + 3/4। समझ में आ गया। एक और कर ही ले क्या, सल्फर का कर लेते हैं। SO4 - 2, SO4 - 2, ये H2SO4 में देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। बताओ क्या पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इस पर सबका सही होना चाहिए बच्चे।
पलक गलत हो गया थोड़ा सा, चेक करो। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका गलत है। टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका पलक गलत है। प्रेम सही है, प्रियांशु गलत है। क्या कर रहा है प्रियांशु? शशांक गलत है। कभी भी देखो दो बॉन्ड है तो 3 या 2 से ज्यादा कहाँ से कभी हो सकता है क्या? जानकी सही है। शशांक अब सही है। कभी भी देखो दो बॉन्ड है तो कोई लिखता है 3, कोई लिखता है 4, तो ये संभव ही नहीं है। साहिल सही है, तरुण्या गलत है। तो आपको 2 से 3, यहाँ पे कोई अगर 3 बोले या 4 बोले, ये संभव है क्या? नहीं है। कुणाल गलत है। कनक सही है। स्वेश सही है। वैविक, तरुण्या दोनों गलत है। सार्थक सही है। चिराग सही है। मनमीत सही है। बाकी बच्चे प्रियांशु, तरुण्या गलत है बच्चे। पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालो कितना आ रहा है। देखो ये निगेटिव यहाँ से यहाँ ओपन होगा, डबल बॉन्ड इधर। रिजोनेंस हमने आपको सिखाया था, सब भूल गए आप लोग। ओ डबल बॉन्ड एस डबल ओ माइनस ओ पे माइनस डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब क्या होगा? ये इधर से इधर ओपन होगा, ये इधर से इधर भी हो सकता है ना? इसका रिजोनेंस होकर के क्या आ जाएगा? ओ डबल बॉन्ड एस ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। ठीक है, अब क्या हो सकता है? इस पे माइनस आ गया, ये इधर से ओपन होगा, ओ पे माइनस। इसके बीच क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया। इसके बीच डबल बॉन्ड बना। ठीक है, इसके और इसके बीच डबल बॉन्ड बना, इसके और इसके बीच डबल बॉन्ड नहीं बना, है ना? ये फिर इधर से इधर ओपन होगा, ये इधर से इधर, तो क्या हो गया? एस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 4, 1 2 3 4। तो 4 आया, तो 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है? 2 डिवाइड बाय, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1.5। ठीक है, चलो।
तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू, एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम कितना आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम कितने आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखना। एक तो बॉन्ड क्या होगा, फिक्स होगा, जब भी आइडेंटिकल बनेगा, तो जैसे इसमें क्या था, दो डबल बॉन्ड कितने जगह लाइक कर रहा था, 4 जगह, दो डबल बॉन्ड कितने जगह लाइक कर रहा था, 4, तो 2/4 कर दिए। जैसे इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड कितने जगह लाइक कर रहा है, 3, तो 1 + 1/3। Cl वाला में रिजोनेंस, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं भी निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं भी निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे कि एक कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, 3 डबल बॉन्ड कितने जगह लाइक करेगा, 4 जगह, इसलिए 1 + 3/4। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना है क्या है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है और कितने जगह वो लाइक कर रहा है। तो जितना डबल बॉन्ड है उसमें क्या करना है, कितने जगह लाइक कर रहा है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद कौन सा, सल्फर। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, सल्फर। नेक्स्ट लिखोगे सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे सल्फर। सल्फर, तो फर्स्ट आगे लिखोगे इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर। इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर। देखो सल्फर का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स है, लेकिन मेन दो है, कौन कौन, अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। ऐसे अल्फा, बीटा, गामा, ई। ठीक है, तो ये सब क्या है, सल्फर के इलेक्ट्रोड्स। बट मेन जो है अल्फा सल्फर, दूसरा बीटा सल्फर। ठीक है, अल्फा सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोहम्बिक ना। हाँ, अल्फा सल्फर क्या होता है, रोहम्बिक, और बीटा सल्फर क्या होता है, मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो लिखोगे इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर, फर्स्ट लिखना अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर को क्या बोलते हैं, येलो कलर का है ना, येलो रोहम्बिक। आपके उसमें मॉड्यूल में देख लोगे, येलो रोहम्बिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, कोई बताओगे इसको हम, सॉरी, इसको हम रोहम्बिक क्यों बोलते हैं और इसको मोनोक्लिनिक क्यों बोलते हैं। ठीक है, गामा सल्फर को भी मोनोक्लिनिक बोला जाता है, बट इसको रोहम्बिक हम क्यों बोलते हैं, गामा को भी मोनोक्लिनिक बोला जाता है, लेकिन अल्फा सल्फर को रोहम्बिक और बीटा को मोनोक्लिनिक क्यों बोलते हैं, कोई सम बताओगे, एनीवन। हेलो, बोलो कोई। कोई बताओ, अल्फा सल्फर को हम रोहम्बिक क्यों बोलते हैं। यस, सही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है,
अल्फा सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होता है, रोम्बिक, और बीटा सल्फर का क्या होता है, मोनोक्लिनिक। हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, याद करो, उसमें क्यूबिक, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, है ना, ये सब 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। सल्फर का ये सब क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, रोम्बिक होते हैं, और इसका क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है। गामा का भी मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोम्बिक, और इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, एक टेम्परेचर है 393 केल्विन, 393, इधर लिख लो रोम्बिक, इधर लिख लो मोनोक्लिनिक, ठीक है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक। 393, इस टेम्परेचर को याद रखना, 393 केल्विन। टेम्परेचर जरूर याद रखना बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। बाकी जगह हमने याद करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे याद रखना है। रोम्बिक का क्या होता है, सॉरी, टेम्परेचर क्या होगा, 393। अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा, देखो, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है, ये दोनों इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। दोनों इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दोनों क्या किस में एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में। लेस देन 393, लेस देन 393 टेम्परेचर जो है 393 से लेस देन हो, कौन सा, रोम्बिक क्या होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। रोम्बिक क्या होता है, मोर स्टेबल। ग्रेटर देन 393, ग्रेटर देन 393 केल्विन, मोनोक्लिनिक क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, लेस देन 393 क्या होता है, रोम्बिक इज मोर स्टेबल, greater than 393 monoclinic is more stable. At 393 both are equilibrium, ठीक है। at 393 both are equilibrium, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर हम रोम्बिक को 393 से ज्यादा टेम्परेचर तक क्या करें, हीट करें, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में, ठीक है। तो below 393 Kelvin, rhombic is more stable. Above 393 Kelvin, monoclinic is more stable. At 393 Kelvin, both are equilibrium, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना इसमें भी, CS2 में जितने भी है ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। CS2 में क्या होगा, सबके सब सॉल्युबल होगा, ठीक है। बट वाटर में ये रोम्बिक वाला क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। मोनोक्लिनिक क्या होता है, सॉल्युबल होता है। वाटर में रोम्बिक क्या होता है, इनसॉल्युबल, मोनोक्लिनिक क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो हम लोग क्या क्या देखे बच्चे, सुन लोगे फिर से, सब लोग फिर से ध्यान देना इसमें। इलेक्ट्रोड्स ऑफ सल्फर जनरली जो हम है 2 डिवाइड करते हैं, बट होता है 4 to 5 में, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ई, ठीक है। तो अल्फा सल्फर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, येलो रोम्बिक। इसका कारण क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है रोम्बिक होता है, कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। बीटा सल्फर क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है, तो इसलिए इसको मोनोक्लिनिक भी बोलते हैं। रोम्बिक और इक्विलिब्रियम होते हैं एट 393 केल्विन। 393 केल्विन पर क्या होता है, दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। बिलो 393 केल्विन रोम्बिक इज मोर स्टेबल, above 393 monoclinic is more stable. When we heat it greater than temperature 393 Kelvin, then all rhombic is converted into monoclinic, ठीक है। अगर हम 393 से ज्यादा हीट कर दे तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक।
at 393 Kelvin, both are equilibrium. ठीक है. Rhombic and monoclinic मतलब sulfur are dissolved in CS2, benzene, in CO2, इन सब में क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं. बट रोम्बिक क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में. मोनोक्लिनिक क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है. ठीक है. मोनोक्लिनिक क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है. ठीक है. हम लोग एक एक करके सबके बारे में लिख लेते हैं. ठीक है. तो लिखोगे पहला कौन सा, सब लोग लिखोगे पहला रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक सल्फर. एक बात बताओ, एट रूम टेम्परेचर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रॉम्बिक है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना था 25 मतलब 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन इससे क्या है, कम है, इसलिए रोम्बिक क्या होगा, मोर स्टेबल. तो लिख लोगे रोम्बिक, लिखोगे इट इज येलो इन कलर, it is yellow in color, which is yellow in color. Its crystal structure is rhombic. Its crystal structure is rhombic. Its crystal structure is rhombic. ठीक है. Its crystal structure is rhombic. It dissolve in CS2. It dissolve in CS2. It dissolve in CS2, benzene, dissolve in CS2, benzene, alcohol, ether. It dissolve in CS2, benzene, alcohol, and ether. It dissolve in CS2, benzene, alcohol, and ether, but insoluble in water. But insoluble in water. But insoluble in water. It is more stable. It is more stable. It is more stable when temperature is. It is more stable when temperature is less than 393 Kelvin. It is more stable when temperature is less than 393 Kelvin. ठीक है. It is more stable when temperature is less than 393 Kelvin. ठीक है. 393 Kelvin से क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है. आगे लिख लोगे. नेक्स्ट लिखोगे बीटा सल्फर. नेक्स्ट लिखोगे बीटा सल्फर. बीटा सल्फर. इसमें लिखोगे मोनोक्लिनिक, ब्रैकेट में लिख लेना मोनोक्लिनिक. बीटा सल्फर ब्रैकेट में लिख लेना मोनोक्लिनिक. ठीक है. लिखोगे इस बीटा सल्फर का लिखोगे its crystal structure is
its crystal structure is monoclinic. Its crystal structure is monoclinic. ठीक है, its crystal structure is monoclinic. एक चीज दोनों में रह गया मेल्टिंग पॉइंट लिखाने के लिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रोम्बिक का कम होता है, मोनोक्लिनिक का क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। इसको बाद में लास्ट लाइन में लिख लेंगे, इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मोनोक्लिनिक। आगे लिख लेना, आगे लिख लेना इसमें, इट डिजॉल्व इन किसमें, ये क्या होगा, CS2 बेंजीन अल्कोहल ईथर वाटर सब में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सब में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो लिख लेना, इट डिजॉल्व इन CS2 बेंजीन अल्कोहल ईथर also in water. सर सल्फर क्या है, 369 केल्विन है, 369 है क्या, एक मिनट नहीं नहीं, 393 केल्विन है बच्चे। सार्थक 369 नहीं है, 393 है। एक मिनट को चेक कर लेने दो। तो 369 369 है, एक मिनट चेक कर लेने दो। सर 369 है। ओह यस यस, उल्टा लिखा गया, 369 इसको कर लेना, हमने हर जगह 393 लिखा दिया। हाँ, जहाँ भी 393 लिखा है उसको 369 कर लोगे, जहाँ भी, ओह पूरा गड़बड़ हो गया, चौपट। थ्री 369 है बच्चे, 369 पे क्या होगा, ये इसका हमने मेल्टिंग पॉइंट लिखा दिया उसका, मोनोक्लिनिक 369 केल्विन होता है। सब लोग चेंज कर लेने के लोगे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, 369। हाँ, एक क्या होता है, कलरलेस होता है, बीटा क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। तो 369 सब लोग चेंज कर लेना, बिलो 369 केल्विन रोम्बिक इज मोर स्टेबल। ठीक है, लिख लिए, क्या चीज लिखा है बच्चे, आगे बताना, कहाँ तक लिखा दिए, dissolved in CS2 alcohol, benzene, ether, water. benzene, alcohol, ether and also in water। ठीक है, लिख लिया ना। आगे लिखना, it is more stable above 369 Kelvin। It is more stable above 369 Kelvin। It is more stable above 369 Kelvin। ठीक है, above 369 Kelvin। नीचे नोट डाल करके लिख लेना, नीचे नोट डाल करके लिख लेना, at 369 Kelvin both are equilibrium।
at 369 Kelvin, both are equilibrium. At 369 Kelvin, both are equilibrium. At 369 Kelvin, both are equilibrium. इसको लिख लेना rhombic equilibrium monoclinic. rhombic equilibrium monoclinic. ठीक है, फटाफट लिख लो rhombic equilibrium monoclinic. लिख लिया ना? तो हम लोग इतना ही आज रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ के देन आफ्टर सल्फर का कंपाउंड पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर के जितने भी ऑक्साइड का जो कंपाउंड है उन सबको देख लेंगे एक साथ. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, क्योंकि आपका 45 पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ओके, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लो फटाफट. एनीवन? नो? No, sir. ओके, बाय. Bye.